नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम बिहार बोर्ड कक्षा 8 के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारी दुनिया आज संसाधन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। आज इसका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी जोड़ लें। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी दोस्तों को बता देना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल सनविन क्लासेस पर कक्षा 8, 9 और 10 की पूरी तैयारी कराई जाती है बिहार बोर्ड के लिए। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास का ज़बरदस्त शुरुआत करते हैं। तो हमने पिछली कक्षाओं में संसाधन के बारे में पढ़ लिया है। संसाधन क्या है? मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तु संसाधन है। उदाहरण के तौर पर भूमि, जल, वायु, मिट्टी, ये सभी हम संसाधन हैं। ये सब हम पिछली कक्षाओं में पढ़ लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आगे शुरुआत करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले संसाधन को किस किस तरह से बांटा गया है, जिसमें पहला है विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधन को बांटा गया है। जिसमें पहला आता है वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन वैसे संसाधनों को कहते हैं जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में होता है, तो उसे हम वास्तविक संसाधन कहते हैं। वास्तविक संसाधन वैसे संसाधनों को कहते हैं जिसका हमें मात्रा मालूम रहता है कि यह इतना है, या फिर 10 केजी है, 5 केजी है, और इसका वर्तमान में उपयोग भी होता है। जैसे पश्चिमी एशिया का पेट्रोलियम हो गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अवरक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज और राजस्थान का तांबा। ये सभी वास्तविक संसाधन के उदाहरण हैं। यहाँ पर आप कुछ बर्तन को देख रहे हैं, जैसे हो गया यह तांबा का बर्तन हुआ, यहाँ पर यह मैग्नीज है, यह अभ्रक हुआ, ये सोना है और यह पेट्रोलियम है। यह सभी वास्तविक संसाधन के उदाहरण हैं। विकास एवं उपयोग के आधार पर जो दूसरा प्रकार आता है वह है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन वैसे संसाधनों को कहते हैं जिसकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं होता है। इसका उपयोग भविष्य में होने की संभावना है, इसीलिए इसे संभाव्य संसाधन कहा जाता है। ऐसे संसाधनों में इसका भविष्य में उपयोग होने की संभावना जताई जाती है, इसीलिए इसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग लेंगे जैसे केरल में पाए जाने वाला थोरियम तथा लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम। यहाँ पे आप यूरेनियम का चित्र देख सकते हैं। यह ऐसा पत्थर की तरह रहता है जिसे यूरेनियम कहते हैं। यह लद्दाख में पाया जाता है। ये सभी संभाव्य संसाधन के उदाहरण हैं। इसका मात्रा नहीं मालूम है कि यह कितना मात्रा में उपस्थित है और यह इसका भविष्य में उपयोग होने की संभावना है, इसीलिए इसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। संसाधन को जो बांटा गया है उसमें अगला प्रकार आता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को जो पहला वर्ग में बांटा गया है वह है जैव संसाधन। जैव संसाधन वैसे संसाधनों को कहते हैं जिसके अंतर्गत सभी सजीव शामिल होते हैं, अर्थात जिस संसाधन में सिर्फ जीव जंतु को रखा जाए उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया पेड़ पौधा, वन हो गया, जीव जंतु, ये सभी जैव संसाधन के उदाहरण हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जंगली जानवर है, यह जैव संसाधन है। उसके बाद इधर हरे पेड़ पौधे हैं, ये भी जैव संसाधन के उदाहरण हैं। उसके बाद अगला प्रकार होता है अजैव संसाधन। वैसे संसाधन जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं को शामिल किया जाता है अजैव संसाधन कहलाता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग लेंगे खनिज को, चट्टान को, मिट्टी को, भूमि को, खेत को। ये सभी अजैव संसाधन के उदाहरण हैं। अजैव संसाधन में सिर्फ निर्जीव वस्तुओं को रखा जाता है, इसमें सजीव नहीं रहता है। संसाधन को जो बांटा गया है उसमें अगला प्रकार आता है उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर संसाधन को नवीकरणीय संसाधन में बांटा गया है। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधनों को कहते हैं जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती है। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधनों को कहते हैं जिसका निर्माण अपने आप स्वयं हो जाता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग लेंगे सूर्य की किरणें तथा पवन। यह अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। उपलब्धता के आधार पर जो अगला वर्ग आता है वह है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधनों को कहते हैं जिनकी भंडार सीमित हो और एक बार उपयोग होने के बाद पुनः हजारों वर्ष में निर्माण में लग जाते हैं, अर्थात वैसे संसाधन को अनवीकरणीय कहते हैं जिससे बनाया नहीं जा सकता।
अगर उसका उपयोग एक बार कर लेंगे, उसका निर्माण करोड़ों अरबों वर्ष लग जाते हैं निर्माण होने में, या फिर निर्माण ही नहीं होते। उदाहरण के तौर पे ले लेंगे, जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, अभ्रक हो गया। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, कोयला, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रकार आता है वितरण के आधार पर। वितरण को आधार पर संसाधन को सर्वत्र उपलब्ध संसाधन में बांटा गया है। वैसा संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं उसे सर्वत्र उपलब्ध या सर्वव्यापी संसाधन कहते हैं। सर्वत्र संसाधन का अर्थ हुआ ऐसा संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से मिट्टी और पवन है। ये सभी सर्वत्र उपलब्ध संसाधन है। इसी का दूसरा नाम है सर्वव्यापी संसाधन। वितरण के आधार पर अगला संसाधन आता है स्थानीय संसाधन। स्थानीय संसाधन वैसे संसाधनों को कहते हैं जो सभी जगह नहीं पाए जाते हैं, इससे निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं। स्थानीय संसाधन का मतलब हुआ ऐसा संसाधन जो निश्चित जगह पे पाया जाता है या सभी जगह नहीं पाया जाता है। जैसे कोडरमा में सिर्फ केवल कोडरमा पाया जाता है, जाडूगोडा में मिलने वाला यूरेनियम, ये सभी स्थानीय संसाधन के उदाहरण हैं। संसाधन के वर्गीकरण का अगला आधार है वह है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर इसे निजी संसाधन के रूप में रखा गया है। स्वामित्व का अर्थ होता है कि किस पे इसका मालिकाना हक है। मालिकाना हक के आधार पर पहला आता है निजी संसाधन। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, जैसे भूमि पे एक व्यक्ति का अधिकार होता है। उसके बाद तालाब पर भी किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। मोबाइल सबका पर्सनल होता है, ये भी निजी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। स्वामित्व के आधार पर अगला जो प्रकार आता है वह है राष्ट्रीय संसाधन। वैसा संसाधन जो किसी राष्ट्र के अंतर्गत पाए जाते हैं राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। राष्ट्र के अंतर्गत पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद खनिज, तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब राष्ट्रीय संसाधन के उदाहरण हैं। ये किसी राष्ट्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। इस पे किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, यह पूरे राष्ट्र के लिए होता है। स्वामित्व के आधार पर जो अगला प्रकार आता है वह है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधनों को कहते हैं जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार जिस पर हो वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहमति के बाद कोई भी देश कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का उपयोग कोई देश अपने हित के लिए नहीं कर सकता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहमति जरूरी होती है, उसके बाद ही कोई देश इसका प्रयोग कर सकता है। इसके बाद हम कुछ पॉइंट को देखने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है 200 किलोमीटर से आगे स्थित खुले क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है समुद्री तट से 19.2 किलोमीटर के अंदर के क्षेत्र को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ये तीनों ही पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर समाप्त हुआ, अब क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना प्राकृतिक संसाधनों के मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्राकृतिक संसाधनों के बदौलत हम आज इस आधुनिक युग में इतनी प्रगति कर पाए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के प्रमुख कारण को लिखें। तो प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के प्रमुख कारण यह है कि स्थल रूपी में विभिन्नता का होना, अर्थात कहीं पठार, कहीं पहाड़, कहीं मैदान या कहीं अंतर तथा अक्षांशीय विस्तार और समुद्री तट से दूरी जैसे इत्यादि महत्वपूर्ण कारण हैं। तो आप लोग इन्हें रट लीजिएगा। ये 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिन्हें हमने बता दिया है। उसके बाद बाकी के जितने भी प्रश्न हैं वे सभी आप लोगों से बन जाएंगे, वो मैं